साहब, बड़ी खुशी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आई, और लेकिन उन्होंने सरकार बनाया और बहुमत की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं, हम लोग बार बार अपने समानांतर मीडिया है, यूट्यूबर है, सब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अब गिरी तब गिरी, न जाने कैसे लोग क्या करते हैं। और जो इनकी कार्य पद्धति है, स्पीकर अपना बना रहे हैं, डिप्टी स्पीकर अपना बना रहे हैं, जिस तरीके से जो भी करना चाहते हो वो चीज कर रहे हैं। और ऐसे ही हम अगर हम नहीं हम सोचे कि नहीं पिछली वाली जो सरकार थी उससे कुछ भिन्न स्थिति इस बार आ जाएगी। हाँ ठीक है, उस बार हमारा प्रधानमंत्री अकड़ करके संसद में चलता था, अब इस बार सबको नमस्कार कर लेता है, बस केवल इतना ही अंतर है। पॉलिसी में तो कोई बहुत अंतर नहीं आई है। तो हमारे यहाँ हमारा प्रधानमंत्री 10 साल से लगातार कह रहा है कि हम तो 24 घंटे काम करते हैं। उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि 24 घंटे काम करते हो तो करते क्या हो। जो तुम देश के लिए को ये बेचने का चिंतन करते रहते हो, क्या वह भी उस काम में शामिल है? सही माने में तो देश का हमारा किसान सही माने में 24 घंटे काम करता है, खेतों की रखवाली करता है, बरसात में भीगता है, जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में खेत से लेकर के खाने तक को फुर्सत नहीं है। उसके घर से लोग उसके खेत की मेड़ पर ही उसका खाना पहुंचा देते हैं। तो सही माने में कहा जाए तो हमारे यहाँ यह जो किसान है ये 24 घंटे काम करता है, लेकिन उसके श्रम की कीमत कितनी मिलती है? क्या उसके लिए भी न्यूनतम मजदूरी तय होगी? ये मनरेगा के लिए इन्होंने तय कर रखा, सब कर रखा है। और ऐसी हालत में लोग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ से, भारत से लोग बाहर जाकर के बाखूब पैसा अपना पैदा करते हैं और उनको ऐश से ठाट करते हैं। और ऐश से ठाट करने के लिए जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, जो सबसे बड़ा पूंजीपति है, उसके यहाँ के कर्मचारियों की जो तस्वीर निकल के सामने आई है, क्या इस तस्वीर से हमारे भारत के लोग जो बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं या हमारे देश में भी काम करना चाहते हैं और जीवन यापन सम्मान पूर्वक जीवन तो जीना सब लोग चाहते हैं, लेकिन उनको होता क्या है? तो ऐसी हालत में क्या आप उम्मीद करते हैं कि हमारी 18वीं लोकसभा में भी इस संदर्भ में कोई ये सकारात्मक पहल हो पाएगी? या हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार बहुत मजबूत विपक्ष है, बहुत मजबूत विपक्ष है। विपक्ष की संख्या से नहीं होता है, मजबूती के लिए सदन में एक गहमरी पर्याप्त है, सदन में एक लोहिया पर्याप्त है, अपना सदन में एक गुरदास दास गुप्ता पर्याप्त है। तो ऐसी हालत में यह जो अभी यह छवि बनाई जा रही है और हमारे 18वीं अपना लोकसभा का अभी गठन हो गया है, और गठन से पहले ये मांग की जा रही थी कि ये जो शेयर घोटाला हुआ उस पर जांच कमीशन बैठा दीजिए, और भी अभी ये जो ये पेपर लीक का मामला हुआ है उस पर जांच बैठा दीजिए। ऐसी हालत में क्या न्यूनतम मजदूरी को लेकर के जो यह कोर्ट का फैसला आया है, इसके आलोक में भारत भी कुछ सोचने की स्थिति में आ पाएगा? डॉक्टर सलीम साहब। देखिए तिवारी साहब, असल में गाड़ी जो है वो ड्राइवर चलाता है, गाड़ी पैसेंजर नहीं चलाते। कंडक्टर घंटी बजाता है पैसेंजर को उतारने के लिए, पैसेंजर को लेने के लिए। तो अभी जो है वो विपक्ष जो है वो पैसेंजर की हालत में है और वो आगे बैठा है और उसके पीछे जनता बैठी है, लेकिन ड्राइविंग पे अब भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे। और हम ये बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बेसिक चेंज किया, बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो ऊपरा ऊपरी है, राम मंदिर बना दिया, मुसलमानों के मंगलसूत्र का जिक्र कर दिया, रिजर्वेशन खत्म करने। ये बेसिक चेंज क्या किया उन्होंने? बेसिक चेंज ये किया कि इस देश में जो कैपिटलिज्म आया था मनमोहन सिंह के जमाने में, जिसको ह्यूमन फेस दिया गया था और जिसमें कैपिटलिज्म के साथ साथ जो है वो लोगों के जो अधिकार है उनकी जो है सुरक्षा की बात की गई थी, इन्होंने उस ह्यूमन कैपिटलिज्म को आप समझ लें क्रोनी कैपिटलिज्म में बदल दिया। देखिए भारत में आजादी के बाद जो
2 मिनट में ये आ गई हैं, तो उनसे पूछ लीजिए, फिर मैं आगे अपनी बात करता हूँ चाहे। जी लीमा रोज जी, आपकी अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो और आप अपनी बात रख सकें तो आप इस पर बात रख लीजिए। लीमा रोज जी, आप बिहार से आती हैं और आप समन्वयक हैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार महासंघ की। लीमा रोजा जी, यह जो कोर्ट का फैसला वहां से आया है, क्या उस आलोक में, उस रोशनी में हम भारत में भी कुछ सोच पाने की स्थिति में हैं? लीमा जी, जब मैं ये न्यूज को पढ़ा तो लगा कि ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। जो भी एनआरआईस बाहर जो रहते हैं, ज्यादातर घरेलू कामगारों को अपने गांव तरफ से, अपने स्टेट से ले जाते हैं और उधर का जो कानून से बचने के लिए, क्योंकि उधर का जो भी यूएस हो या ब्रिटेन हो, कहीं भी जो विदेश हैं, उधर का जो घरेलू कामगार का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है और उसको पालन नहीं करना चाहते हैं, ताकि वे अपने जो पेमेंट देना पड़ता है उससे बच सकते हैं। वे रहते हैं बाहर, लेकिन उनका मेंटालिटी जो है इंडिया का जो रहता है, घरेलू कामगार के ऊपर हो या संगठित कामगार के ऊपर हो, वही मेंटालिटी रहता है। तो जो हिंदुजा फैमिली का जो वर्डिक्ट हुआ तो बहुत हमको खुशी लगा। कम से कम वर्डिक्ट तो सुनाया गया। हम लोग जेल जाए या ना जाए वो तो बात की बात है, लेकिन वर्डिक्ट सुन के ही हमको बहुत अच्छा लगा कि यही अगर हम लोग के हिंदुस्तान में होगा तो वो बहुत बड़ा सपना ही हो सकता है। मैं कम से कम 17 सालों से घरेलू कामगारों के साथ काम करते आ रही हूँ बिहार में, पटना में। तो हम देखते हैं कि लोगों का नजरिया घरेलू कामगार के ऊपर, उनका जो ट्रीटमेंट जो होता है घरेलू कामगार, जैसे अभी केयर वर्क के बारे में बात किया जाता है। अगर एक पत्नी, एक माँ अपने घर में केयर वर्क करती हैं, बाल बच्चों को देखभाल करती हैं या खाना बनाती हैं, उसके लिए हम लोग पैसा नहीं देते हैं। इट्स फ्री वर्क, मतलब उन लोग केयर करते हैं, उनका वो ड्यूटी है। एक माँ का बाहर भी काम करके आएगी तब भी वो खाना बना के टेबल पे रखना है, उसको एक ड्यूटी माना जाता है। उसके लिए हम लोग वेतन की बात नहीं करते हैं। तो उसी मेंटालिटीज के साथ ही घरेलू कामगार के साथ भी व्यवहार किया जाता है। घरेलू कामगार आती हैं, काम करती हैं, पैसा देना है तो दो, नहीं तो मत दो। बहुत सारा ऐसे केसेस हम लोग खुद डील करते हैं जो घरेलू कामगारों को काम कराते हैं, पैसा मांगना पड़ता है हर बार। 1000 भी वेतन अगर देना पड़ेगा तो उसको बार बार वो घरेलू कामगार एम्प्लॉय के पास जाके मांगती हैं, नहीं देते हैं। जैसे 3000 4000 पैसा वेतन देने के बदले उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसको थाना तक पहुंचा देते हैं। हम लोग घरेलू कामगार का यूनियन चलाते हैं, जो हम सर ने बात किए थे कि हम लोग को एक संगठन बनाने का, एक मूवमेंट बनाने का काम है। वही काम हम लोग कर रहे हैं। घरेलू कामगारों को बार बार सिखाते हैं कि आपका अधिकार क्या है। और जब सरकार घरेलू कामगार के कानून के बारे में जब सरकार के बात करते हैं, कोई उसमें ध्यान नहीं देते हैं। और जब भी उसका वेतन के बारे में बात होती है, उनका लिविंग वेजेस की बात किया जाता है। लिविंग वेजेस ऐसे बोला जाता है कि उनको इतना जैसे इतना ही कपड़ा पहनना है या इतना ही मनोरंजन का पैसा होना चाहिए, ऐसे करके उनको लिविंग वेजेस की बात किया जाता है, ताकि एक घरेलू कामगार या कोई भी असंगठित कामगार, उनका वेतन जितना मिले, जितना वो खा पी सके, जीवित रह के दूसरों का सेवा करते रहें। कम से कम हम लोग का देश में 90% असंगठित कामगार हैं जो सिर्फ जीवित हैं। दे आर नॉट लिविंग, उन लोग अपने जीवन जी नहीं रहे हैं, सिर्फ दे आर एक्सिस्टिंग करके, ताकि वे दूसरों का, जो पैसा वालों का सेवा कर सकते हैं। ऐसे सिलसिले में वोट देने वाले भी वही 90% हैं। अभी आज जैसे इलेक्शन हम लोग का खत्म हुआ, हम लोग को खुद पता है ज्यादातर वोट देने वाले असंगठित कामगार हैं। वे सही क्या है गलत क्या है फर्क नहीं उतना नहीं जानते हैं। ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। वे अपना काम, अपना परिवार देखने में उन लोग बिजी रहते हैं। दुनिया का चाल चालाकी नहीं समझ पाते हैं जल्दी।
दूसरों का घर में 4 घर में काम करके फिर अपने घर में काम करना, एक घरेलू कामगार का कितना मुश्किल हो सकता है। वो महिला कब समझेगी कि मेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है। जैसे श्रम कानून के बारे में वो क्या समझेगी, उनके स्कीम जो भी योजनाएं निकलती हैं, जैसे बिहार में शिल्पकार योजना एक निकला हुआ है जिसमें घरेलू कामगार भी शामिल है, लेकिन वो योजना में कुछ भी पाने के लिए उनको बहुत दौड़ना पड़ेगा। अगर एक घर का काम छोड़ के वो श्रम लेबर डिपार्टमेंट में या ब्लॉक में दौड़ेगी तो काम छूट जाएगा। अगर ई पाने के लिए वो छोड़ना पड़ेगा। वैसे एक क्या बोलेंगे, एक घरेलू कामगार का अस्तित्व तो बहुत मतलब निंदनीय है। और हिंदुजा परिवार जैसे बहुत सारे परिवार हैं जो हमारे देश में भी हैं, जो घरेलू कामगार को कामगार नहीं समझते हैं, लेकिन सब कोई वैसे नहीं है। मैं ये भी बोल सकती हूँ बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव स्टोरी भी हैं जहाँ घरेलू कामगारों के लिए जब कोरोना के समय में बिना काम करके 3 महीना का उनको वेतन भी मिला है, ऐसे बहुत लोग भी हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अभी तक घरेलू कामगारों को एक मनुष्य नहीं समझते, उनके साथ छुआछूत करना, पानी नहीं देना। बहुत सारे घरेलू कामगार आप देखेंगे 2 बजे ब्रश करेगी, दोपहर 2 बजे ब्रश करके खा पी के 4 घर में 5 घर में काम करेगी, तो उसका स्थिति क्या रहेगा। और जब उनका तबीयत खराब होता है, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नहीं जा पाएगी, उनका वेतन तो कितना कम है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बिहार का स्थिति आप जानते हैं, बिना पैरवी एक गोली भी आपको नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ होगा प्रतिशत, लेकिन अभी तक अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है तो आपको पैरवी के बिना कोई डॉक्टर आपको देखने के लिए भी नहीं आते हैं, मतलब गंभीर बीमारी में। तो बार बार हम लोग घरेलू कामगारों को एंकरेज करते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, कुछ भी हो, ताकि आपका पैसा बच जाए। लेकिन वे चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाएं, कर्ज भी लेके जाएं, लेकिन मेरा कम से कम तबीयत तो ठीक रहेगा, ऐसे उन लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। उनका बच्चों का पढ़ाई या शिक्षा के बारे में जब सोचते हैं तो वे भी मतलब प्राइवेट स्कूल में तो नहीं जा पाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। सो वे जैसे ऐसे स्थिति में बच्चे भी घरेलू कामगार बन जाते हैं, ताकि हम लोग का सिस्टम ऐसे है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो महिलाएं बच्ची हैं वे अनपढ़ रहे या ज्यादा उनको रोजगार ना मिले, ताकि वे मेरे घर में काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक कानूनी सुरक्षा कुछ भी नहीं है, हायर एंड फायर ज्यादा होता है। और घरेलू कामगारों का स्थिति अब आगे 10 साल में भी कुछ बदलने वाला नहीं है। सोच बदलने के लिए बहुत मुश्किल है। अपने ऊपर भी घरेलू कामगार भी सोचते हैं मेरा काम भी बहुत मतलब अच्छा काम नहीं है, दूसरे तरफ एम्प्लॉयर भी सोचते हैं ये काम उतना अच्छा काम नहीं है, झूठा काम है। तो इसी में हम लोग का लड़ाई चलते रहता है। और हम लोग के लीडर लोग बहुत तेज हैं आजकल, जो भी ऐसे केसेस आती है, चोरी का इल्जाम लगाना या जो भी पैसा नहीं देना, तो उन लोग खुद लड़के ले लेते हैं। उसी में हम लोग का खुशी है, क्योंकि सरकार के ऊपर हमारा उम्मीद बहुत कम है आने वाला दिन में भी। लेकिन हम लोग लड़ते रहते हैं घरेलू कामगारों के लिए, कानून के लिए और उनका सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के लिए बिहार में भी। और कम से कम 16 स्टेट में हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन हम लोग यूनियन के द्वारा लड़ते हैं, उनको पहचान दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। थैंक यू।